उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जैसे मैंने अभी बताया कि अडवाणी जी को ले लीजिए, एल के अडवाणी। उन्होंने अपने मेमोir लिखे, किताब लिखे, करीब 60 साल उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बिताया, फिर लिखा। आप तो अभी फरवरी भी नहीं हुआ, 6-7 महीने ही नहीं हुए और आपने अपना मेमोir लिख दिया। सर देखिए, ये एक महज संयोग का हिस्सा है कि एक आम इंसान जो ज़िंदगी की परिस्थितियों से जूझते हुए जी। एक यूनिवर्सिटी पहुंचता है और यूनिवर्सिटी में अपने सवालों को लेकर लड़ने के चलते जेल पहुंच जाता है। तो जब मैं जेल में था और जेल के अंदर जो चीज़ें हमारे साथ हुई, पुलिस के साथ जो व्यवहार हुआ जी। और जेल में जिस वजह से गया, उसको लेकर के बहुत सारे कयास जो हैं समाज में लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं, या फिर डिफरेंट चैनल के द्वारा अलग अलग तरीके के नैरेटिव्स लोगों के बीच थे। तो लोगों ने सलाह दिया कि आपको एक अपना नैरेटिव जो सच है आपकी तरफ से, वो लोगों के बीच जाना चाहिए। नैरेटिव ठीक है, नैरेटिव के लिए आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं, ब्लॉग भी लिख सकते हैं, फेसबुक पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने तो पूरी अपनी जिंदगी की कहानी लिख डाली। थोड़ा अर्ली नहीं हो गया? देखिए, ये बायोग्राफी नहीं है हमारे दोस्तों। अच्छा, ये बायोग्राफी नहीं है? नहीं है। हमारे दोस्तों के बीच में ये बहस हुई कि जेल में जो चीज़ें हुई उसके बारे में लिखिए। हमने कहा कि जेल में जो हुआ, जेल में जो हमने दिन बिताए, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जेल पहुँचे कैसे। तो फाइनली क्या हम इसको समझे, जो आपने लिखा है वो मेमोir है कि नहीं? मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। ये मेमोयर ही है। पहले आपने कहा नहीं है, लेकिन अब आप मान रहे कि है। नहीं, मैंने साफ साफ कहा कि ये पॉलिटिकल मेमोयर है। और ये एक कॉन्टेक्स्ट है कि किस तरीके से इस देश में एक आम नौजवान अगर चीज़ों को समझने लगता है और उस समझदारी को रखने लगता है तो उसको किस तरह की समस्याएं आती हैं। ओके, आप मोदी जी के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? आपने किताब में लिखा है, मैंने पढ़ा, कि मोदी जी, कहीं आपने देखा कि वो रावण का पुतला जलाने जा रहे थे और आपके दिमाग में ये आया कि ये खुद मोदी जी जो ईविल हैं, आपका ये शब्द यूज किया बुक में, वही जाके ईविल का पुतला जलाने जा रहे हैं। देखिए, मैं बार बार इस बात को मैंने क्लियर किया है कि मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन आप उन्हें ईविल मानते हैं। मोदी जी जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस मानसिकता को लेकर के वो चलते हैं, वो समाज के लिए ईविल है। उस समाज के लिए जो समाज डेमोक्रेटिक है, जो समाज चाहता है कि उस समाज में इक्वलिटी होना चाहिए, वो खुद ईविल नहीं है। उस कहते हैं ना, ईविल होने की जो मानसिकता है वो उसको कैरी करते हैं। क्या ये सब, क्यों आप उनको या उनके आइडियोलॉजी को ईविल मानेंगे? क्या है वो ईविल? देखिए, कोई भी विचारधारा दूसरी विचारधारा को पनपने के लिए स्पेस ना दे या उसको खत्म करने की कोशिश करे, ये अपने आप में एक अनडेमोक्रेटिक चीज है। लार्जर फ्रेमवर्क में जब यही आरोप लेफ्ट पे भी लगाया जाता है। लेफ्ट में भी ऐसे ईविल लोग रहे हैं, मैं उनको कभी डिफेंड नहीं करता हूँ। नहीं, वहां आप ईविल लोग कह रहे हैं, यहाँ आप आइडियोलॉजी ईविल कह रहे हैं। आप लेफ्ट आइडियोलॉजी को ईविल नहीं मानते। आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा है। उसी लाइन में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने कहा मोदी जी आइडियोलॉजी इज ईविल, सोनिया गांधी इज आइडियोलॉजी। देखिए, सोनिया गांधी की आइडियोलॉजी, और सोनिया गांधी हसेस, इज शी ईविल? देखिए, नहीं, अभी तो नहीं है। नहीं है अभी हाँ, तो यही नहीं मैं पूछ रहा हूँ। अभी तो नहीं है। फर्क है मतलब दोनों के बीच में? दोनों के बीच में फर्क भी है और अभी वो है नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मोदी जी का नाम है। नहीं, अभी राहुल गांधी होते तो उनके ऊपर हम लोग बहस कर रहे हैं। नहीं नहीं कन्हैया, ये आप थोड़ा सा बात टाल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का तो 50 साल से इस देश में राज हुआ है। जी जी। मोदी जी तो 2 ही साल आए हैं। हाँ। तो आप तो पॉलिटिकली एक्टिव पहले से भी हैं। बिल्कुल, आपने देखा है कांग्रेस को। तो हम पहले भी गए हैं, तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उनके सामने भी जाकर के प्रोटेस्ट किए हैं। बट आप उनको जितना ईविल आरएसएस बीजेपी फिलॉसफी मानते हैं उतना नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते। फर्क है दोनों में फर्क है। जी जी। यू एक्सेप्ट दैट? या एक्सेप्टेड। एक लाइन में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, हमारी नजर में कांग्रेस जो है वो इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको लाने में उसकी भूमिका है, और वो कभी भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रैक्टिस में भले उसके बियॉन्ड जाए, लेकिन प्रिंसिपली जो है उसके बियॉन्ड जाने की बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन मोदी जी जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, ना इस देश के आज़ादी में उन्होंने हिस्सा लिया है, ना उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उनका कोई कंट्रीब्यूशन है, और आज अगर वो पावर में लगातार बने रहते हैं तो कल को हो सकता है कि इस देश में इलेक्शन बंद कर दिया जाए और उस कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पे मनुस्मृति को कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए। ये फर्क है। आप जो पहले भी आप कह चुके हैं, मैं जस्ट वांट टू क्लैरिफाई अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स कि इस वक्त आपका फॉर्मल पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने का क्या पोजीशन है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा है कि अभी भी आप मना कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मना कर, सीधे सीधे मना कर रहे हैं कि हम पीएचडी करें,
पीएचडी जमा करें टाइम पे। नहीं, लेकिन कन्हैया फिर सवाल ये उठता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर समाज में परिवर्तन लाना है, चेंज लाना है, इसी के लिए लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। मतलब आइडियल सिचुएशन कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि हकीकत में क्या होता है। तो आप इतने जज्बाती वो आप रखते हैं कि सोसाइटी चेंज होना चाहिए, सब होना चाहिए, तो वो कैसे होगा फिर? पहले उसके लिए आप ग्राउंड पे जा करके काम तो करें। इसका क्या मतलब है कि आप जो है जेएनयू में पीएचडी जमा किए हैं और जो है आपको एक अचानक से कुछ नाम मिल गया है तो आप उसको पॉलिटिक्स में कैपिटलाइज कर लें, जाएं कहीं से चुनाव जीत करके एमपी बन जाए। 545 एमपी हर साल इस देश में बन रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? देश में वो समस्याएं धरी की धरी रह गई है। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अपनी सारी लड़ाई, सारा आंदोलन, सारा संघर्ष उसको चुनाव लड़ने में ही सिमेट करके छोड़ देंगे। चुनाव लड़ना भी उसका एक हिस्सा हो सकता है। तो वो आप कह रहे हैं हो सकता है, तो बाद की बात है। दैट इज नॉट येट डिसाइडेड। दैट इज नॉट येट डिसाइडेड। तो आपने शुरू में कहा सवाल ही नहीं है, अब आप कह रहे हैं नॉट येट डिसाइडेड। मैं ये कह रहा हूं, 5 मिनट में यू ऑलरेडी चेंज योर पोजीशन। नो नो नो, आई हैव क्लियर। हमने जो है इसको अपनी किताब में भी कहा है। पत्रकार आकर के पूछे किताब लिखेंगे, हमने कहा कि पता नहीं, मौका मिलेगा तो लिख लेंगे। अच्छा। और इसको मैंने बहुत कैजुअली जो है हमने जवाब दिया। जिंदगी 8-9 महीने में इतनी तेजी से बदल गई, 8-9 साल का प्लानिंग अभी कैसे करेंगे? अगर आप कभी उतरते हैं राजनीतिक अखाड़े में तो आपने कुछ चुनाव सोचा के है? अखाड़े में, चुनावी अखाड़े में तो किस पार्टी से उतरेंगे? इट विल बी विद द सेम कनेक्टेड लेफ्ट पार्टीज? आइडियोलॉजिकली मैं एक बात बोल रहा हूँ, बार बार उसको इंडोर्स करता हूँ कि मैं राजनीति में हूँ, मैं राजनीति में रहूँगा। जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है, तो जिस ग्राउंड पे जा करके हम काम करेंगे वहाँ के लोग तय करेंगे कि हमको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। एक बात। दूसरी बात, अगर चुनाव लड़ना हुआ तो लड़ने में हमारी ये बिल्कुल स्पष्ट समझदारी है कि आज हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में जिस तरीके से फांसीवाद इस देश में मजबूत हो रहा है, और तो हमको उसके खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की ज़रूरत है। अपोजिशन जो आपस में बटा हुआ है उसको एक जगह कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि उसको लाने का सवाल किसी को हराने के लिए नहीं है, कुछ बचाने के लिए है। हम अभी जिस समाज में वहाँ क्या हो रहा है, नया क्या प्राप्त करेंगे उसको छोड़ दीजिए, जो है वो भी कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो बटा हुआ ऑपोजिशन है उसको साथ लाने का एक इम्पोर्टेंस है, एंड यू विल ट्राई टू वर्क टुवर्ड्स दैट। यस यस, ऑफ कोर्स आई विल ट्राई। अच्छा, मुझे यूनाइटेड फ्रंट का कॉन्सेप्ट पसंद है। किसी भी फासिस्ट पार्टी को उस जो मास साइकोलॉजी है उसको जो सुन के नीतीश जी तो बड़े खुश हो जाएंगे, वो तो आपकी तारीफ भी करते हैं। देखिए मेरे साथ तो ये हो ही रहा है ना, कुछ लोग खुश हो जाते हैं, कुछ लोग दुखी हो जाते हैं। चलिए कन्हैया, आप हमारे साथ आए, हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात किया, थैंक यू वेरी मच इंडीड।